तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और जैसा कि तुम सभी को पता है, आज हम खत्म करने वाले हैं आपके कक्षा 12वीं का फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जो कि भैया बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर था। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में आधे से ज्यादा चैप्टर को खत्म कर दिया था और आज पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा करने वाले हैं। ओके, तो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज का हमारा जो टारगेट है भैया, हमारा एकमात्र एक लौता बचा टॉपिक जो कि है भैया एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। ये भाई साहब कौन थे और इन्होंने क्या क्या चीजों का आविष्कार किया, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको दे के गए हैं, ये हम सारी बातें पढ़ने वाले हैं। और लाइकवाइज हमारे चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक होने वाला है। जो बच्चे नए उनको मैं पहले ही बता दूं, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 1 और 2 बन के रेडी हो चुकी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना या वीडियोस के सेक्शन में जाना, आपको लाइन से वहां पे मिल जाएगी। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एफडब्ल्यू टेलर के बारे में कि भैया अभी एफडब्ल्यू टेलर कौन है। आपको यहाँ पे दिख रही होगी फोटो इनकी प्यारी प्यारी सी। अब पढ़ते हैं इनके बारे में कि आखिर है कौन। तो भैया फ्रेडरिक विंसलो टेलर, कॉमनली नोन एज एफडब्ल्यू टेलर, वाज बोर्न इन 1856 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो भैया इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है सर, क्या ये काम वाले टेलर थे? क्या नहीं भैया, ये काम वाले टेलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम वाले टेलर है। इनका सरनेम है टेलर, असल में ये टेलर नहीं थे। तो भैया ये थे क्या? तो ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। देखो भैया अगेन इंजीनियर। इसके पहले हमने किनके बारे में पढ़ा था? हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा था। वो भी कौन थे? वो भी भैया थे इंजीनियर। और ये भी हमारे कौन है? इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, हु जॉइंड मिडवल स्टील कंपनी इन 1877। देख लो भैया 1856 में इनका बॉर्न हुआ और 1878 में भैया इन्होंने स्टील कंपनी को ज्वाइन किए। ओके, हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मेड हिम पॉपुलर एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर को क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आने लायक क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लेना इसको अच्छी तरीके से। एफडब्ल्यू टेलर को क्या बोला जाता है? एफडब्ल्यू टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके पहले हमने देखा था हेनरी फ्योल, उनको क्या बोला जाता है? मैंने उस क्लास में बताया था, याद होना चाहिए आपको। कमेंट सेक्शन खुला है भैया, जिसका सही आंसर होगा उसको हमारी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल हार्ट दिया जाएगा। तो जल्दी से बताना मुझे कि एफडब्ल्यू टेलर को तो हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल को हम किस नाम से और जानते हैं? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया, क्या है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके ऊपर और चर्चा करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रही भैया नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट आखिर में है क्या? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट में, शुरू से लेके आखिरी तक, बीच में भी हर जगह आप साइंस का यूज कर सकते हो अपने मैनेजमेंट में, जिससे आपका मैनेजमेंट और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए और भी एकदम मक्खन की तरह बढ़िया से काम करने लगे। दूसरा देखें तो भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन यहाँ पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बोलता है कि भैया एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके मेन से, यानी आपके आदमियों से, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज से ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करवाना है, और आप उनको देखते रहोगे कि वो उस काम को एकदम बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर दे। ठीक है, बेस्ट यानी एकदम टाइम पे, एकदम बढ़िया तरीके से, और चीपेस्ट वे में बिना रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए कम खर्चे में जल्दी से सारा काम कर दे। इसी को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके भैया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हमने हेनरी फ्योल में देखा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक वैसे ही आपके सामने आ गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या कह लो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लाइन से देखते हैं कि ये क्या सारे हैं। सबसे पहला बात करता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। भैया इसका मतलब क्या हो गया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब, तो टेलर भाई साहब हमारे यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि मैनेजमेंट में आपको कोई रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना है। रूल ऑफ थंब मतलब कई बार मैनेजर्स ऐसा करते हैं कुछ काम को जो सदियों से करते हुए आ रहे हैं, आने वाले टाइम में भी जो काम उनको करना है उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो जज कर लेते हैं और लाइकवाइज वो रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं कि ये पर्टिकुलर काम 10 साल पहले भी 10 मिनट में होता था, आज भी 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो टेलर भाई साहब जो हमारे हैं यहाँ पे, बाबा टेलर, वो ये बोलते हैं कि भैया आपको थंब रूल इस्तेमाल नहीं करना है, आपको साइंस पे जाना है। अरे भैया 10 साल पहले कुछ और मशीन थी, 10 साल बाद हमारे पास अपग्रेडेड मशीन आ गई है। अब जो काम हम 10 मिनट में किया करते थे आज से 10 साल पहले, आज वो 7-8 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम भैया किसी भी चीज को बिल्कुल खोल के एकदम एनालिसिस करके उसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम थंब रूल अप्लाई कर देंगे कि भैया ये चीज इसी तरीके से होगी। अरे भैया आपने इतनी सारी पढ़ाई की है, साइंस लगाओ, दिमाग का यूज करो, सिचुएशन को एनालाइज करो, भैया उसको कंपेयर करो एक दूसरे से, कौन सा बेस्ट है, क्या है, हम किस तरीके से आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल सा कहना है यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में। दूसरा
हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है भैया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब भैया हमको साथ में बिल्कुल यूनिटी से एकदम अच्छी तरीके से रहना है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का झगड़ा नहीं होने देना है, दोनों के बीच में भैया एकदम अच्छी अच्छी एकदम गुडविल बना के रखनी है, गुड भावनाएं बना के रखनी है। ये देखो भैया, दिल का रिश्ता एकदम गहरा रखना है। किसके बीच में? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में, और उनके बीच में नॉट डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा नहीं लगाना है, झगड़ा ना करें ऐसी अपने को कोशिश करनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है भैया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब हमको साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, कोऑपरेशन करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि भैया मेरा काम हो गया मैं फुर्सत पा लिया, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके कलीग को, आपके साथ वर्क करने वाले लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, उनको जाओ हेल्प करो। ठीक है, कोऑपरेशन के साथ काम करो, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल अपना फायदा देखते हुए। तो यही प्रिंसिपल हमारा बोलता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। वर्कर्स का हमको डेवलपमेंट करना है टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी जितना मैक्सिमम पॉसिबल अच्छी तरीके से वो काम कर सकते हैं, उनको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए हमको उनका डेवलपमेंट करना है। हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? जब भी कभी हमको किसी इंप्लॉय की जरूरत है और उसको हम नौकरी पे रख रहे हैं, तो सबसे पहले उसको तो बहुत अच्छी तरीके से देख समझ के सिलेक्ट करो कि क्या वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, क्या उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तब उसको रखो। रखने के बाद भी उसको प्रॉपर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जिससे वो अपने स्किल्स को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सके और वो भैया अपनी वर्किंग कैपेसिटी के बिल्कुल टॉप में पहुंच जाए, जिसका फायदा अल्टीमेटली आपको ही मिलने वाला है। तो फोर्थ प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स के बारे में भी सोचना है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट कैसे करेंगे? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, उनको रिसर्च के लिए प्रॉपर टाइम देके कि भैया आप इस चीज पे रिसर्च करो, आप इस चीज नई स्किल्स को सीखो, जिससे आपका भी डेवलपमेंट हो जाए। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड में अब हम देखने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। ठीक है। क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। अब टेलर भाई साहब जो है हमारे बाबा टेलर, इन्होंने प्रिंसिपल्स तो दिया ही दिया, साथ ही साथ इन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी है कि भैया जिससे आप अपने काम को और इजीली और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब देखते हैं कि भैया वो क्या ऐसी टेक्निक्स है। उसमें से सबसे पहली टेक्निक हमारे पास आती है फंक्शनल फोरमैनशिप की। अब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर बाबा हमारे ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में एक पर्सन के पास 8 स्किल्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं टेलर भाई साहब कि एक पर्सन के पास मैनेजमेंट में या एक मैनेजर में एक पर्सन के पास मिनिमम 8 टाइप की स्किल्स होनी चाहिए। एक पर्सन में 8 स्किल्स होनी चाहिए। बट बाबा टेलर को यह बात भी पता है कि एक पर्सन में इतनी सारी स्किल्स होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पर्सन में इतनी सारी स्किल्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूं, आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ा सकता हूं, बट क्या मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा सकता हूं क्लास 12 में? क्या मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये मेरे अंदर में एक छोटी सी कमी हो गई है, मुझे वो स्किल नहीं आती प्रॉपर। तो वैसे ही एक पर्सन में एक क्वालिटी हो सकती, 2 क्वालिटी हो सकती, 3 हो सकती, बट एक पर्सन में 8 क्वालिटीज या 8 स्किल्स का होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टेलर ने बोला कि हम अगर एक ऐसा पर्सन नहीं ढूंढ सकते जिसमें 8 स्किल्स हो, तो उस केस में आप क्या कर लो? 8 अलग अलग पर्सन को रख लो जिसमें एक एक स्किल हो, जिससे आपका काम आसान हो जाए। क्या टेलर ने बोला कि भैया एक पर्सन में बहुत सारी स्किल्स का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो आप उस एक पर्सन की जगह 8 पर्सन को रख लो ताकि वो डेडिकेटेडली अपना काम कर पाए। और इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप और क्या है? अच्छी तरीके से हम इस चार्ट को देखते हैं तो टेलर यहाँ पे बोलते हैं कि भैया एक फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का मैनेजमेंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? प्लानिंग के लिए जो इंचार्ज होंगे, और दूसरा प्रोडक्शन के लिए इंचार्ज होंगे। एक प्लानिंग करेंगे, प्लान बनाएंगे, और दूसरा उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वहां पे। अब टेलर यहाँ पे बोलते हैं कि हमको एक पर्सन तो नहीं मिल रहा, 8 पर्सन अलग अलग रख लो। अब उस 8 पर्सन में 4 पर्सन को टेलर ने डाला प्लानिंग के डिपार्टमेंट में, और बाकी 4 पर्सन को डाला प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में। क्लियर यहाँ तक? अब वो पर्सन के नाम क्या क्या है भैया? पहला रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरियन, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। ठीक है, अभी 8 पर्सन कौन कौन होगा? इनके ये सारे नाम यहाँ पे लिखे। अब ये 8 पर्सन में से इधर के जो 4 पर्सन है वो क्या करेंगे भैया? वो रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के, और ये प्लानिंग के रूम में भैया बैठेंगे और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करेंगे। वेयर एज ये जो 4 पर्सन है ये एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो एक्चुअल में काम होना है कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, वो इनके यहाँ पे इंचार्ज रहेंगे। सर इन 8 को याद करना जरूरी है? बिल्कुल याद करना जरूरी है। सर 8 नाम कैसे याद होंगे? देता हूं ना आपको ज्ञान मंत्र, फट से आपको याद हो जाएंगे। तो देखो भैया, इन चारों को याद करने का तरीका, इन चारों को याद करने का तरीका आप कर सकते हो DTIR। ठीक है, डी से डिसिप्लिनरियन, टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, आई से इंस्ट्रक्शन क्लर्क, और आर से रूट क्लर्क। क्या? DTIR। और दूसरा इधर कैसे याद करेंगे? तो भैया इधर का आपका ज्ञान मंत्र है स्पीड। स्पीड
से गिर, स्पीड से गिर। सर स्पीड से गिर क्या है? तो स्पीड मतलब आपका स्पीड बॉस, जी मतलब गैंग बॉस, आई मतलब इंस्पेक्टर और आर मतलब रिपेयर बॉस। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 2 ज्ञान मंत्र से 8 नाम यहाँ पे याद हो जाएंगे। पहला क्या? DTIR और दूसरा है आपका स्पीड से गिर। अब ये अल्टीमेटली सारे लोग यहाँ पे वर्कर के ऊपर रहेंगे और ये वर्कर को गाइड करेंगे, प्रॉपर्ली उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि अब आपको और अच्छी तरीके से कैसे यहाँ पे काम करना है। अब ये जो 8 पर्सन है, इन पर्सन का रोल क्या है देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ले लेते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में आने वाले 4 हमारे फंक्शनल मैनेजर्स को या फंक्शनल एक्सपर्ट को। सबसे पहला रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करेंगे भैया? तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल जॉब्स और मैनुअल जॉब्स। रूट क्लर्क क्या करेंगे भैया? किस सीक्वेंस में हमारा काम होना है वो ये डिसाइड करेंगे, वो ये बताएंगे। जैसे घर में हम जैसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं खाने के लिए, जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय का बनाने का भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। दूध डालो, पानी डालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, ठीक है। या कभी अपन को अगर अदरक वाली चाय बना रही तो उसका सीक्वेंस पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। भिंडी की सब्जी बनाने का प्रोसीजर अलग है, पनीर की सब्जी बनाने का प्रोसीजर अलग है। तो वो प्रॉपर प्रोसीजर क्या होने वाला है, सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या होने वाले हैं, पहला कौन सा स्टेप आएगा, दूसरा कौन सा स्टेप आएगा, वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा रूट क्लर्क। क्लियर है? नाम में क्लियर है। रूटीन वर्क हमको कैसे करना है, क्या उसके स्टेप्स होंगे, वो बताएगा हमारा रूट क्लर्क। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा भैया? तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी आउट ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफिक मैनर। ठीक है भैया, ये इनका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना कि भैया कोई काम को कैसे हमको करना है। नेक्स्ट भैया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम क्लर्क क्या करेगा भैया? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग अप ऑफ टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ अ जॉब। किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से लेके खत्म करने तक कितना टाइम लगना चाहिए, कौन बताएगा भैया? हमारा टाइम क्लर्क बताएगा। तो भैया ये कॉस्ट वाला क्या काम करेगा? यहाँ पे कॉस्ट क्यों लिखा है? ही ऑल्सो प्रिपेयर्स कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। ये क्या करेगा? हर जॉब का एक कॉस्ट शीट बनाएगा। सर कॉस्ट शीट क्या है? कुछ नहीं, सिंपल पेपर में वो सारे खर्चों का, सारे कॉस्ट का हिसाब लिखते रहेगा कि भैया हाँ इस चीज में इतना खर्चा लगा, इस चीज में इतना खर्चा लगा। कॉस्ट का प्रॉपर डेटा अपने पास ये मेंटेन करेगा। कौन? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। क्या करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क? सबसे पहले तो ये टाइम डिसाइड करेगा कि किसी भी टास्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कौन से टास्क को कब अपने को चालू करना है। दूसरा कॉस्ट शीट मेंटेन करेगा, एक शीट मेंटेन करेगा जिसमें सारे खर्चों को नोट डाउन करते जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है भैया फोर्थ हमारा डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा भैया? तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना इसका काम है। किसका काम है? डिसिप्लिनेरियन का। आई होप आपको ये चारों क्लर्क जो है, हमारे चारों फंक्शनल एक्सपर्ट हैं, जो सारे हमारे फोरमैन है, आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट हमारे 4 और फोरमैन पे। सबसे पहला है हमारे पास गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा? तो भैया ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, tools and other resources required for performance of a job so that there is no delay। गैंग बॉस क्या करेगा भैया? जितने भी रिसोर्सेज हमको लगने हैं, चाहे वो मैन लगना है, मटेरियल लगना है, मशीन वगैरह लगनी, सबका इंतजाम कौन करेगा? गैंग बॉस करेगा। स्पीड बॉस क्या करेगा भैया? दिस फोरमैन एंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। पीछे हमने देखा टाइम क्लर्क क्या करेगा भैया? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम बताएगा कितने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। स्पीड बॉस ये एंश्योर करेगा कि जितने टाइम में हमारे टाइम और कॉस्ट क्लर्क ने बोला है उतने ही टाइम में हमारा पर्टिकुलर जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट रिपेयर बॉस क्या करेगा हमारा? तो रिपेयर बॉस, दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। मशीन जो भी है सारी की सारी वर्किंग कंडीशन में रहे, कभी भी उनमें कुछ खराबी आ जाए तो उनको जल्दी से रिपेयर कर दे। ये काम किसका है? रिपेयर बॉस का। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्टर क्या करेगा भैया? तो दिस बॉस keeps a check on quality control of the output। जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है यहाँ पे वो प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी का यहाँ पे बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको इंस्पेक्ट करने का काम, देखने का काम किसका है भैया? हमारे इंस्पेक्टर का है। क्लियर है? 8 फोरमैन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ज्ञान मंत्र क्या था इसके पीछे? पहले का था DTIR और इसका क्या है? स्पीड से गिर। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर। तो बढ़ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड में अपन आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्या है हमारा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है? तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हमको एक स्टैंडर्ड या एक बेंचमार्क सेट करना है अपने गुड्स के लिए जो भी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना है कि जो भी हम गुड्स बनाएंगे, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो इस प्रॉपर क्वालिटी का, इतने टाइम में, इस हाइट का, इस साइज का, इस मेजरमेंट का, इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बन के रेडी हो जाना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ
क्वालिटी पे ही ध्यान देंगे। इसका ये भी मतलब है कि हम टाइम पे किस टाइप का है, साइज क्या है, वेट और मेजर क्या है, सारे बातों पे हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। प्रॉपर स्टैंडर्ड हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो सर सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, अपने काम को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना, मैनेजमेंट का काम को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना, और भी ज्यादा इजी करना। जो भी फालतू के काम है, जो भी अननेसेसरी हमने डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है प्रोडक्ट्स का, मतलब कोई कंपनी है जो 10 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के 4 प्रोडक्ट चल रहे हैं, बाकी जो प्रोडक्ट है वो लॉस इनकर करवा के दे रहे हैं कंपनी को, उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अननेसेसरी कॉस्ट लग रही है और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो कंपनी को बताओ क्या करना चाहिए? जो 6 प्रोडक्ट हैं कंपनी के, जो 6 प्रोडक्ट है, कंपनी को क्या करना चाहिए? उस काम को बंद कर देना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी को लॉस ला के दे रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना के दे पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? काम को आसान करना। अब कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी उन 6 प्रोडक्ट को जो लॉस अर्न कर रहे थे, कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे थे, उसको बंद कर देगी, तो कंपनी का बहुत सारा खर्चा यहाँ पे बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, रिसोर्सेज भी बच जाएगा, जिसको वो अपने दूसरे जो 4 प्रोडक्ट है जो उनको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के प्रॉफिट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अपने काम को सिंप्लीफाई करना, एकदम शॉर्ट में कर देना। क्लियर? हाँ जी सर। नेक्स्ट बढ़ो भैया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना वर्क स्टडी। अब ये वर्क स्टडी क्या है तो एक एक करके देखते जाते हैं अपन। वर्क स्टडी में सबसे पहला आता है अपना फैटीग स्टडी। वर्क स्टडी मतलब क्या? जो काम कर रहे हैं, काम को स्टडी करना। अब काम में भैया बहुत सारी यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहला है भैया हमारा फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी क्या है? फैटीग मतलब क्या होता है? थकावट। ठीक है। अब हमको पता है कि कोई भी इंसान भैया कंटिन्यू बहुत ज्यादा टाइम के लिए काम नहीं कर सकता। इंसान है भैया, मशीन थोड़ी ना है जो 10 घंटे तक कंटिन्यू काम करते रहे। इंसान काम करता है, थक जाता है, उसको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। तो हमारे टेलर भाई साहब यहाँ पे यही बोलते हैं कि आप अपने इंप्लॉइज को स्टडी करो कि वो कितने देर तक कंटिन्यू काम कर सकते हैं, फिर उनको कब रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है, कितने बार उनको एक दिन में रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है और कितने देर तक वो रेस्ट लेते हैं। जैसे मान लो कोई इंप्लॉय है जो 8 घंटे के लिए ऑफिस आता है, ठीक है। अब इस 8 घंटे में उसको ब्रेक कितने बार चाहिए होता है? जैसे मान लो उस 8 घंटे में उसको 2 बार ब्रेक चाहिए। अब 2 बार भी कितने देर का ब्रेक चाहिए? 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, या 10 मिनट से भी उसका काम हो जाएगा। तो इस चीज को स्टडी करना कि कितने इंटरवल में वो ब्रेक ले रहा है, कितने इंटरवल का ब्रेक ले रहा है और कितने बार वो ब्रेक ले रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? फैटीग स्टडी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट है अपना मोशन स्टडी। सर मोशन स्टडी में ये न्यूटन भाई साहब की फोटो क्यों? तो भैया 10th में पढ़े थे ना भैया, लॉ ऑफ मोशन। इतनी जल्दी भूल गए क्या? अब मोशन स्टडी क्या है भैया? तो मोशन स्टडी इंसान के, वर्कर के मूवमेंट को, उनके मोशन को ट्रैक करना कि वो कितना ज्यादा मोशन कर रहा है और कितने मोशन काम के भी है, कितने मोशन काम के नहीं है, कितनी बार वो उठ रहा है, बैठ रहा है, इधर उधर चीजों को ढूंढने के लिए जा रहा है, उस चीज को स्टडी करना। उस चीज को स्टडी करके हम ये पता लगा पाएंगे कि कितने वो अननेसेसरी के मोशन कर रहा है, कितना वो टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उन अननेसेसरी के मोशन में। उसको स्टडी करके उस चीज को एलिमिनेट करना जिससे टाइम और एनर्जी बच जाए हमारे इंप्लॉय की, इसी को बोलते हैं यहाँ पे मोशन स्टडी। थर्ड टाइप की स्टडी आपके सामने यहाँ पे मेथड स्टडी। भैया मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-2 3-3 टाइप के मेथड होते थे ना, वही है यहाँ पे मेथड स्टडी की। जो आपका एम्प्लॉय है वो किस मेथड से, किस टेक्निक से अपना काम को कर रहा है, उस काम को करने के लिए बेस्ट मेथड या बेस्ट टेक्निक कौन सी है, ये आपको पता करना होगा। ये पता कैसे करोगे? तो भैया हम इसके बारे में इसको स्टडी करना पड़ेगा कि हम काम किस टाइप का कर रहे हैं। उसके बाद क्या हमको हमारे काम में मशीन्स की जरूरत है या वो मैनुअली ही काम होने वाला है? क्लियर है? तो हमको जो काम करने का तरीका है, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर स्टडी करो और उसको हम कितनी स्मूथ वे से कर सकते हैं। क्या सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही है, जिसको हम एलिमिनेट करके हमारे काम को और भी ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं, ये बात करता है हमारा मेथड स्टडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइम स्टडी के बारे में। नेक्स्ट क्या आ रहा है अपना? टाइम स्टडी आ रहा है। अब टाइम स्टडी में भैया टेलर भाई साहब क्या बोलते हैं? टाइम स्टडी में टेलर भाई साहब ये बोलते हैं कि आप किसी भी एक एवरेज इंप्लॉय को देख लो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर टास्क करने में कितना टाइम लगाता है। उस टास्क को उसको 100 बार रिपीट्स करवाओ और सबका टाइम नोट करो। ठीक है? आप क्या करो? एक इंप्लॉय को ऑब्जर्व करो कि वो एक टास्क करने में कितना यहाँ पे टाइम लगा रहा है। उस टास्क को वो आप इंटू 100 बार रिपीट करवाओ और हर बार आपको क्या करना है? पर्टिकुलर आपको टाइम यहाँ पे नोट करते जाना है। 100 बार किसी भी टास्क को रिपीट करवाने के बाद आपको उसका निकालना है एवरेज। ठीक है? तब जाके आपको मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर
टास्क को करने में कितना यहाँ पे टाइम लगने वाला है, उस हिसाब से अब आप अपने के सारे इंप्लॉइज को यहाँ पे जज कर सकते हो। जो इंप्लॉय उस पर्टिकुलर एवरेज टाइम के अंदर काम करके दे रहा है वो कौन हो गया, एफिशिएंट इंप्लॉय हो गया भैया, काम का इंप्लॉय। और जो उस टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है, आपके एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम में कुछ पर्टिकुलर टास्क को कर रहा है, वो आपका इनएफिशिएंट इंप्लॉय हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट इंप्लॉय कौन है और इनएफिशिएंट इंप्लॉय कौन है, तब आप जो भी इंप्लॉय से रिगार्डिंग डिसीजन है कि भैया किसको बोनस देना है, किसको बोनस नहीं देना है, किसको जॉब में से निकालना है, सारे डिसीजन इजीली ले पाओगे। या कोई ऐसा इंप्लॉय है जो टाइम पे काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा कि वो टाइम पे काम करने लगे, या वो क्यों टाइम पे काम नहीं कर पा रहा है, इसके रीजंस को फाइंड आउट करके क्या हम वो रीजंस को दूर कर सकते हैं, जिसके कारण सारे इंप्लॉयज अपना काम टाइम से करें। इसी चीज को स्टडी करना, देखना, ऑब्जर्व करना क्या होता है हमारा टाइम स्टडी। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट है भैया हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टर्म 1 के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर आपने आपका सैंपल पेपर देखा होगा तो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। अब भैया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है क्या? तो हमारे टेलर भाई साहब ने बोला कि जो इंप्लॉई जितना काम करेगा उसको उतना दाम मिलेगा। क्या? जो इंप्लॉई जितना काम करेगा उसको उतना दाम मिलेगा। जैसे टेलर भाई साहब ने भैया यहाँ पे बोला कि आप एक फिक्स स्टैंडर्ड सेट कर दो कि पर आउटपुट बनने में आपको कितना रुपए यहाँ पे देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम यहाँ पे 3 एम्प्लॉइज, ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय ए, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय बी और ये हो गया हमारा एम्प्लॉय सी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि एक दिन में अगर कोई 50 हमारे यहाँ पे यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देता है तो हम पर यूनिट का, ठीक है ध्यान रखना, पर यूनिट का हम उसको 10 रुपए यहाँ पे करने वाले हैं। अगर कोई 50 से कम करता है तो उसको पर यूनिट हम 8 रुपीज यहाँ पे करेंगे। और अगर कोई 50 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर देता है तो पर यूनिट हम उसको 15 रुपए, ठीक है, या 15 रुपए हम इसको पे करने वाले हैं। अब एम्प्लॉय ए है जो एक दिन में 50 यूनिट बनाता है तो उसको 50 इंटू 10 हम करेंगे तो इसको एक दिन का कितना यहाँ पे वेज मिलने वाला है, एक दिन का इसको यहाँ पे मिलने वाला है 500 रुपीज। मान लो जो हमारा एम्प्लॉय है बी, एम्प्लॉय बी करता है 30 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो 30 यूनिट्स अगर वो बना रहा है तो ये क्या हो गया 50 से कम। 50 से कम अगर कोई भी लेबर एक दिन में यूनिट बनाएगा तो उसको पर यूनिट का 8 रुपए दिया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा भैया 30 इंटू हम यहाँ पे 8 करने वाले हैं, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 240 रुपीज एक दिन का। तीसरा भैया जो सी है, सी हमारा बना लेता है भैया यहाँ पे 60 यूनिट, और 60 यूनिट को अगेन हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका पर डे का कितना यहाँ पे रेवेन्यू निकल के आने वाला है या कितना इसका वेज यहाँ पे बनने वाला है हमारे वर्कर सी का। तो यही है हमारा सिंपल डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यानी हमको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिसाइड करना है कि पर आउटपुट पे हम कितना रुपए पर यूनिट हम यहाँ पे देने वाले हैं। कोई ज्यादा बनाएगा तो उसको हम बोनस दे देंगे, जिससे बाकी इंप्लॉय जो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें भी भैया कॉम्पिटिशन आएगा कि हम भी ज्यादा बनाते हैं तो हमको भी ज्यादा यहाँ पे वेजेस जो है वो मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है। नेक्स्ट है भैया मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है मेंटल रिवॉल्यूशन? क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे मेंटल रिवॉल्यूशन के पीछे? तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर चेंज द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। हर ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का यहाँ पे झगड़ा चलते रहता है। एम्प्लॉयर को लगता है कि भैया एम्प्लॉइज तो सब नाकारा है, कुछ काम ही नहीं करते, बार बार इनको काम समझाना पड़ता है, गलती करते रहते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट करते रहते हैं। वेरेज जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ये लगता है कि भैया जो हमारे मैनेजर है, जो हमारे सीनियर है, कुछ नहीं करते हैं भैया, सारा दिन केबिन में बैठे रहते हैं, सब काम हम करते हैं और कुछ 1-2 काम इधर उधर हमने गड़बड़ कर दिया तो फिर हमको बहुत ये चिल्लाते भी हैं। बस इसी चीज को यहाँ पे दूर करना है। टेलर भाई साहब यहाँ पे बोलते हैं कि भैया एक मेंटल रिवॉल्यूशन हमको लाने की जरूरत है। मेंटल रिवॉल्यूशन का पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये होगा कि ये जो वर्कर हैं और जो मैनेजमेंट है, यानी जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर हैं, उनके जो मेंटल एटीट्यूड है एक दूसरे के प्रति टुवर्ड्स ईच अदर, ये चेंज हो जाए। दोनों एक दूसरे को छोटे बड़े की नजर से ना देखे, दोनों एक दूसरे को ऐसा ना समझे कि ये तो काम करता ही नहीं है, ये तो काम करता ही नहीं, सारा काम यहाँ पे मैं ही करता हूँ। उनके बीच में एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि भैया ये भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, इनकी भी रिस्पेक्ट है, मेरी भी यहाँ पे रिस्पेक्ट है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भैया कोऑपरेशन बिठा के रखना है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ओके। थर्ड, ruling out feeling of suspicion or prejudice from the mind of workers and management to adopt systematic thinking। भैया एक systematic thinking हमको यहाँ पे establish करनी है कि भैया दोनों के बीच में एम्प्लॉई या कह लो वर्कर
और जो यहाँ पे हमारे मैनेजर, इनके बीच में भैया प्रॉपर थिंकिंग बनी रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा यहाँ पे ना हो, दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से ना देखें। तो इसी के साथ भैया हमारा यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन का भी टॉपिक यहाँ पे हो जाता है खत्म, और लाइकवाइज ये बनता है आपका लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 और आज की क्लास यहीं पे होते हैं खत्म। और आज से मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।